नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप भारत में रहते हैं, जो कि निश्चित तौर पे रहते हैं, तो ये बात तो हम सभी समझते हैं कि गरीबी एक ऐसी समस्या है जिससे जूझने का प्रयास या फिर जिससे देश की आबादी को बाहर निकालने का प्रयास हमारे देश की सरकारें हमेशा से ही कर रही हैं। आप कभी भी देखिए, आजादी के बाद से आप जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर नरेंद्र मोदी के समय तक, आप कोई भी प्रधानमंत्री का समय लें, किसी भी वित्त मंत्री का समय लें, आपको हमेशा ये एक प्रयास नजर आएगा कि भारत में ये कोशिशें जो हैं ये आमतौर पर की जाती रही हैं कि भाई हम अपने देश की आबादी को गरीबी से निकाल पाएं। इस गरीबी की जो दशा है, अगर आप 90 के 80 के दशक के अंत या 1990 के आसपास तक देखेंगे, तो आप पाएंगे कि भारत में गरीबी की दशा बहुत ज्यादा शोचनीय थी। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हम जानते हैं कि भारत में विकट गरीबी का देश भारत को माना जाता था। गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या रही 1990 तक। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में जिस प्रकार का आर्थिक विकास हुआ, उसके बाद देश में गरीबी जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इस गरीबी के कम होने को लेकर कुछ एक आंकड़े जो है, जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास आए हैं अभी जनवरी महीने में, वो आंकड़े कुछ एक फंडामेंटल सवाल उठाते हैं। ये फंडामेंटल सवाल क्या है? ये एक सवाल तो ये उठता है कि क्या दुनिया में गरीबी कम करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका है? क्या कोई ऐसा अर्थव्यवस्था की यात्रा है कि भाई अर्थव्यवस्था इस स्टेज से इस स्टेज में जाएगी, उसके बाद किसी और स्टेज में जाएगी और उसके बाद हम गरीबी से बाहर निकलेंगे? या फिर, और पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि हमारे गरीबी के आंकड़ों में जो कमी आई है, वो वो क्या वास्तविकता में गरीबी कम हुई है या ये किसी प्रकार की आंकड़ों की बाजीगरी है? क्योंकि हम लोग अक्सर आंकड़ों को बड़ा डाउट करते हैं ना, हम सभी आंकड़ों पे, अरे आंकड़ों में तो हेरफेर हो सकता है। तो ये दो प्रमुख ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग अगले 10 मिनट में केवल चर्चा करेंगे। ये बहुत ही प्रतिष्ठित एक मैगजीन है इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है। उस आर्टिकल के आधार पे आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डीप एनालिसिस है। छोटा सा आर्टिकल है लेकिन एनालिसिस बहुत डीप है। तो ये आपको जल्दी से बताऊंगा, तो एकदम मेरे साथ रहिएगा। कि लोग अक्सर कहते हैं ना, इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल तो यार समझ में नहीं आते। आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाऊंगा आपको, इकोनॉमिस्ट भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आप उसकी कोई चिंता मत कीजिए। लेकिन शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भैया, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि 60% ऑफ अभी चल रहा है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ये मौका भी आपके पास 9 मार्च तक ही है। देश के कुछ सबसे बेहतर शिक्षकों से आप पढ़ सकते हैं अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे। ये कोड याद कर लीजिए, ATULJAIN, बीच में कोई स्पेस, कोई गैप नहीं है। अतुल जैन कोड आपको लगाना है, एकदम सीधा सीधा। आपको 60% ऑफ मिल जाएगा और आपका जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आपको कितने में मिलेगा? 22,999 रुपए में। तो याद रखिएगा, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको बहुत तरह के लाभ देता है। आप हमारा कोई भी बैच, कोई भी कोर्स जो लॉन्च हो रहा है उसके साथ जुड़ सकते हैं। अपनी प्रीलिम्स की, मेंस की, टेस्ट सीरीज की सारी तैयारी जो है आप इसके जरिए कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आज ही आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। 2026 वाले खास तौर पे इस मुगालते में, इस गलतफहमी में ना रहें कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। ये गलतफहमी ना पालें बिल्कुल भी। समय आपके पास बहुत सीमित है, अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। यह बात याद रखिएगा, ठीक है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो यार है क्या, यह बात हम सभी जानते हैं कि 1990 तक अगर हम देखें, ये तो कलर नहीं दिख रहा होगा ना ठीक से, हाँ ये कलर तो ठीक से नहीं दिखेगा, तो बदल लेते हैं। हाँ जी, अगर हम 1990 तक का कालखंड देखें तो निश्चित तौर पे भारत में भयानक गरीबी मानी जा सकती है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है, जैसे मान लीजिए 2025 के जनवरी में जो हमारे पास आंकड़ा आया है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई जो अभी एक वर्ल्ड बैंक का मानक है, वो मानक क्या है? $2.15 प्रतिदिन से कम कमाने वाला व्यक्ति जो है वो गरीब है। ये कितना हो गया? परचेजिंग पावर पारिटी के हिसाब से हो गया। $2.15 जो है वो परचेजिंग पावर पारिटी के हिसाब से। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि तकरीबन, आप ये मान लीजिए, भारत में परचेजिंग पावर पारिटी के हिसाब से एक्सचेंज रेट करीब 25-26 रुपए के आसपास होगा। तो आप मान लीजिए करीब करीब कितना हो गया? 52-53 रुपए, 55 रुपए पकड़ लो, चलो 55 रुपए के आसपास जो व्यक्ति कमाता है भारत में रोज का, वो गरीब, उसके नीचे गरीबी है। तो अब इस आंकड़े के आधार पे जो अर्थशास्त्री हैं, एक सुरजीत भल्ला, उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि भाई अगर हम इस वैश्विक आंकड़े को लेकर चलें
तो इसके नीचे क्या है? अति गरीबी है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसके नीचे क्या माना जाता है? अति गरीबी। तो ये कहते हैं कि यार भारत में ये अति गरीबी वाला जो क्राउड है ये अब 1% से भी कम है। ये अति गरीब जो लोग हैं भारत में, अब ये भारत में 1% से भी कम रह गए हैं। यानी कि अगर आप देखें तो हम जो वैश्विक स्तर पे अगर अति गरीबों की गणना करें तो भैया अब हमारे देश की 99% से ज्यादा आबादी उस स्तर से ऊपर आ चुकी है। ये जो हमारा अति गरीबी का वैश्विक मानक है इसको लेकर। तो अब यहां पर दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल है इस मानक पर, और दूसरा सवाल है कि हम बाहर निकले कैसे। देखिए, बाहर निकले कैसे इस अति गरीबी से, यह सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बेटा क्योंकि वैश्विक तौर पर हमेशा इकोनॉमिक्स में यही पढ़ाया जाता है कि कोई भी देश गरीबी से बाहर कैसे निकलता है। भाई किसी भी देश को अगर गरीबी से बाहर निकलना है तो गरीबी से बाहर निकलने का तरीका होता है औद्योगिकीकरण। यह हमको हमेशा पढ़ाया गया है, बचपन से स्कूलों में पढ़ाया गया है। सभी पश्चिमी देशों ने यह मानक प्रयोग किया है कि भैया गरीबी खत्म करनी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। आप देखोगे 17वीं सदी में इंग्लैंड बहुत गरीब होता था, उन्होंने जबरदस्त औद्योगिकीकरण किया और वो बाहर निकल गए, विकसित देश बन गए। ऐसा ही अमेरिका के साथ हुआ। तो यार ये एक मानक माना जाता है कि अगर आप औद्योगिकीकरण करोगे, अपनी आबादी को कृषि से हटाकर कहीं और लगाओगे, तो फिर आप निश्चित तौर पे गरीबी खत्म कर दोगे, आप गरीबी से बाहर आ पाओगे। दुनिया में गरीबी से बाहर निकलने का यही एक इकलौता मॉडल माना जाता है। लेकिन क्या भारत में ऐसा हुआ? भारत में हमने गरीबी तो कम कर दी है, यह आंकड़ा बताता है। अगर आप इस आंकड़े पर विश्वास करते हो तो निश्चित तौर पर गरीबी तो हमने कम करी है, इसमें तो संदेह नहीं कर सकते हम। लेकिन क्या भारत में हम कृषि से बाहर आज भी निकले हैं? क्या हमने ऐसा किया है कि हमारे यहां कृषि अब कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं रह गई? क्या ऐसा भारत में हुआ है? नहीं हुआ। भाई इस देश की 40% से ज्यादा आबादी आज भी कृषि ही करती है। 40% से ज्यादा आबादी तो हमारी आज भी खेती कर रही है, और हम ये कह रहे हैं कि अति गरीब 1% से भी कम है। यानी कि इस अगर हम ये भी मान ले एक बार को कि वो सारे के सारे 1% किसान ही हैं, अगर हम एक बार को ये भी मान लें कि सारे के सारे 1% जो है वो किसान ही हैं जो अति गरीब हैं, तो भी यार 40 में से 39% किसान जो है वो अब अति गरीब नहीं है। यानी कि इस बात को समझिए कि भारत का गरीबी उन्मूलन जो है ये बेटा गरीबी उन्मूलन का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करता है। ये क्या करता है? गरीबी उन्मूलन का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करता है, जहां पर आपको कृषि छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको कृषि छोड़ने की जरूरत नहीं है, या है आपको कृषि छोड़ने की जरूरत? आपको कृषि को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कृषि करते करते भी आप क्या कर सकते हैं? कृषि करते करते भी आप एक इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना सकते हैं कि आप जो है निश्चित तौर पर आप जो है अपनी गरीबी को खत्म कर सकते हैं। ये सारे काम जो है आप कृषि करते करते भी कर सकते हैं। ये बात ये मॉडल कहता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम सिंपल सी बात है, आ गया। आंकड़ों पे आधारित मॉडल है, इसमें और कुछ नहीं है। आंकड़ों पे आधारित ये बात है कि भाई आंकड़ा हमारा यही कहता है ना, हमने तो कृषि नहीं छोड़ी। तो ये जो इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है ये और कुछ देशों का, यहां पर एक मैं इसमें से लिख कर लाया हूं कि और कुछ देशों का भी हमको बताता है कि अगर आप देखेंगे तो चाइना में भी आप देखेंगे वहां पर जब गरीबी कम हुई तो वहां पर भी बहुत लोगों ने कृषि नहीं छोड़ी। अगर आप मेक्सिको में देखेंगे जहां गरीबी कम हुई वहां पर भी बहुत लोगों ने कृषि नहीं छोड़ी। तो ऐसे में क्या हुआ? इस बात को मानने के पर्याप्त आधार हैं कि यार ये संभव है, ये पूरी तरह से संभव है कि कृषि को छोड़े बिना आप जो है अपना एक प्रकार का आप ये मान सकते हैं कि भाई आप कृषि को छोड़े बगैर भी आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी गरीबी को कम कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो अब देखिए इस पेपर में कुछ ऑब्जर्वेशन की गई है कि अक्रॉस जनरेशन वास्तविकता में भारत में परिवर्तन हुआ क्या है। इन्होंने कुछ चीजें कही हैं जो मेरे ख्याल से हम सभी लगभग उससे अग्री करेंगे। इन्होंने क्या किया? दो तरह का अध्ययन किया है। पहला अध्ययन क्या किया है? एक अध्ययन किया है कि मान लीजिए कोई एक पीढ़ी है, लोगों की कोई एक पीढ़ी है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पिताजी की पीढ़ी है। भाई मेरे पिताजी अभी तकरीबन 71 साल के हैं, 70-71 साल के हैं मेरे पिताजी अभी, ठीक है। तो
यहां पे अगर मैं उनकी पीढ़ी को आधार मानूं, उनकी पीढ़ी को मानक मानूं, ठीक है, 1954 में मेरे पिताजी पैदा हुए थे, अभी 71 साल के हो जाएंगे अभी कुछ महीनों में, तो 70 साल वो पूरे कर चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या है, वो ये कहते हैं कि भाई देखो 70 साल का जो व्यक्ति है, हम इसके बारे में दो चीजें, या कोई भी व्यक्ति जो एक एज ग्रुप पे पहुंच गया है उसके बारे में हम दो चीजें निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जितना धनवान 20 साल पहले था उससे ज्यादा धनवान आज है। यह बात हम जनरल ट्रेंड है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ रही है वैसे वैसे उसके पास पैसा बढ़ रहा है। यह देश में हम जनरली नोटिस करेंगे। अब अपवाद तो आप निकाल के ला सकते हो कि यार कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, कोई किसी का शेयर में पैसा डूब गया, मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूं। आमतौर पे ये एक पैटर्न आप नोटिस करोगे कि आप देखोगे अपने आसपास, आप 50 लोगों को देखो तो आपको दिखेगा कि उसमें से तकरीबन 49 लोग तो ऐसे होंगे कि 20 साल बाद 20 साल पहले जो उनकी आर्थिक दशा थी अब उससे थोड़ी बहुत बेहतर है। यह बात मानते हो कि नहीं मानते, इससे सहमत हो कि नहीं हो कि 20 साल पहले जैसी हालत थी उससे अभी थोड़ी बहुत बेहतर तो निश्चित तौर पे है। क्लियर हो गई ये बात, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो एक तो यह है कि पीढ़ी जो थी वो समय के साथ उसकी आर्थिक दशा सुधर रही है। यह बात सही है, समय के साथ आर्थिक दशा सुधरी है। और यह किसानों में भी हुआ है। किसानों में क्या हुआ कि भाई उनका जो है उत्पादकता बढ़ी है। बहुत सारे किसान जो हैं वो छोड़कर शहरों में चले गए काम करने, तो जमीन को लेकर कंपटीशन कम हो गया, ऐसा किसानों में भी हुआ है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि अगली पीढ़ी जो है वो ज्यादा संपन्न है। आमतौर पे आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जिसकी अगली पीढ़ी जो है वो कम संपन्न हो। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। भाई जिस तरह का बचपन मेरे पिताजी का था उससे बेहतर बचपन मेरा गया, जिस तरह का बचपन मेरा गया उससे बेहतर बचपन मैं अपने बच्चे को दे रहा हूं। ये मतलब ये तो एक ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल सही बात है। इसको मतलब आमतौर पे हम सही मान सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है वो ज्यादा संपन्न होती जा रही है। उसका कारण क्या है कि भाई मेरे पिताजी के समय में शिक्षा थोड़ी रेयर थी। उच्च शिक्षा, कॉलेज जा पाना, अच्छे कॉलेज जा पाना ये मुश्किल काम था, बहुत कम लोगों को मिल पाता था। ठीक है, वो चले गए किसी तरह से तो चले गए, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता था। मेरी पीढ़ी आते आते कॉलेज जाना सामान्य बात हो गई थी। मेरे बच्चे की पीढ़ी आते आते ये और सामान्य हो जाएगा। तो शिक्षा हो गई, पोषण हो गया, स्वास्थ्य हो गया। देश के विकास के कारण इन चीजों का जो एक्सेस है, ये सुविधाएं जो जनता को मिलती हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। बढ़ तो रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी जो है वो हर पिछली पीढ़ी से ज्यादा संपन्न हो रही है। तो इसके कारण से क्या हो गया कि समय के साथ साथ देखो पिछली पीढ़ी जो है वो भी अमीर हो रही है और आने वाली पीढ़ी जो है वो भी संपन्न हो रही है। यही कारण है कि व्यक्ति किसी भी पेशे में हो, किसी भी पेशे में हो, उसकी निर्धनता घट रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी निर्धनता जो है वो घट रही है। ये ऑब्जर्वेशन इस रिपोर्ट का है, इस आर्टिकल का ये एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है जो अपने जीवन के आधार पे इसको हम सत्य मान सकते हैं। अब यहां पर ये एक टेक्निकल पॉइंट उठाता है जिससे मैं बहुत सहमत हूं। वो टेक्निकल पॉइंट क्या है कि यार अभी क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय निर्धनता की जो दर है ये हमने कहां रखी है, $2.15 प्रतिदिन। ये हमारी अंतरराष्ट्रीय निर्धनता की दर है। यार अगर इसके नीचे खाली 1% लोग हैं तो बेटा इसका कुछ काम है क्या? तो इसका क्या फायदा फिर इस निर्धनता की दर का? देखो इस बात को समझो, हम इस मानक के आधार पे तो कह सकते हैं कि 1% लोग इससे गरीब हैं, लेकिन आप एक बार सड़क पे निकल जाओ अपने शहर में कहीं पर भी, क्या आपको वास्तविकता में केवल 1% लोग ऐसे दिखते हैं जिनके पास चीजों का, सुविधाओं का, जिनको हम बेसिक सुविधाएं मानते हैं, उनका अभाव है? क्या ऐसे लोग केवल 1% ही हैं? 1% से तो ज्यादा है यार। अभी इस लेक्चर को सुनने के बाद अपने घर के बाहर सड़क पे निकलो, 100 मीटर चल के आ जाओ कहीं किसी भी दिशा में सड़क पे, आपको 1% से ज्यादा तो ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास शिक्षा नहीं मिल रही, जो अपनी शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते, स्वास्थ्य अफोर्ड नहीं कर सकते, मकान अफोर्ड नहीं कर सकते, एक गरिमापूर्ण जीवन अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात सही है कि नहीं है? 1% से तो ज्यादा है। मतलब ये आर्टिकल ये कहता है कि ये जो गरीबी रेखा है इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है, ये गरीबी रेखा निरर्थक है। यहां पर फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है जो आपको मैं कई बार इकोनॉमिक्स की क्लासेस में पढ़ाता हूं कि गरीबी रेखा इतनी होनी चाहिए
कि देश का एक सिग्निफिकेंट ऐसा संख्या लोगों का जो निर्धन है, जो अपने संसाधनों का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है, जिसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, वो उस रेखा के नीचे आए। जैसे औसतन अगर मैं एक अनुमान भी लगा लूं तो मैं ये मान सकता हूं भारत में करीब 25% लोग तो ऐसे होंगे जो अपने मूल संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। तो हमें गरीबी रेखा कुछ ऐसी तय करनी चाहिए, हमें इस गरीबी रेखा में परिवर्तन करना चाहिए। हमको चाहिए एक ऐसी गरीबी रेखा जिसके नीचे तकरीबन 25% लोग आ जाएं, क्योंकि अगर 25% लोग नीचे आएंगे बेटा, तब तो सरकार प्लान बना पाएगी ना। तब तो सरकार का प्लान बनेगा कि भैया इनकी कैसे मदद करी जाए, इनको कैसे ऊपर लाया जाए, चलो इस 25 को घटा के 20 कैसे किया जाए, 20 से 15 कैसे किया जाए। अभी वर्तमान गरीबी रेखा उसके नीचे ही 1% लोग हैं, तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि उसमें प्लान करने की कोई खास जरूरत ही नहीं है। तो सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता कम होती जा रही है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो इस आर्टिकल का है वो ये कहता है कि ये $2.15 की हमारी जो गरीबी रेखा है ये पूरी तरह से निरर्थक हो चुकी है, क्योंकि इसके नीचे अब हार्डली कोई बचा है। भारत में इतने कम लोग इसके नीचे बचे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो समय यह आ गया है कि हम इस गरीबी रेखा को ऊपर की तरफ शिफ्ट करें, इसको हम परिवर्तित करें। हां, यह भी हमको याद रखना पड़ेगा, ऊपर शिफ्ट करने का मतलब यह नहीं है कि इतनी ऊपर शिफ्ट कर दें कि देश के 70% लोग उसके नीचे आ जाएं। यह भी हमको याद रखना पड़ेगा। लेकिन एक सिग्निफिकेंट नंबर, एक 20% 25% नंबर जो है वो निश्चित तौर पर इसके नीचे आए, यह आवश्यक है, ताकि सरकार इस प्रकार की नीतियां बना पाए जिससे उन लोगों का कल्याण हो पाए। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, इकोनॉमिक्स पे बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल ही आते हैं, इसीलिए आपको मैंने ये पढ़ाया। मैं आशा करता हूं आपको ये तर्क जो है समझ में आया होगा और आप इसको जो है अपनी परीक्षाओं में प्रयोग कर पाएंगे। चलिए, अब आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा जो सब्सक्रिप्शन है अभी उस पर 60% ऑफ चल रहा है। अतुल जैन कोड लगाना है, 22,999 में आपको जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कर देना है। ठीक है, चलिए साहब, तो इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।